अभाज्य संख्याओं का उल्टा अपोजिट। यानी अभाज्य संख्याओं में क्या था, जिस संख्या के दो ही गुणनखंड हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या दो से ही कटती थी, यहाँ पर देखिए। और भाज्य संख्याओं में क्या होगा, जिस संख्या के गुणनखंड दो या दो से ज़्यादा हों उसे ही हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, जिस संख्या के गुणनखंड दो या दो से ज़्यादा हों उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मतलब यहाँ पर समझिए थोड़ा, जिस संख्या को हम यहाँ पर जैसे हमने समझाया था, इनके दो ही गुणनखंड हैं। और ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिनको हम दो से अधिक संख्याओं से काट सकते हैं, डिवाइड दे सकते हैं, भाग कर सकते हैं उन्हें, तो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो दो तो नहीं आ रहा है, दो के तो दो ही गुणनखंड हैं, तीन के भी। तो इसके बाद हम ले लेते हैं चार। तो चार हमारी, इसके कितने गुणनखंड हैं ये देख लेते हैं। तो चार, चार के भी पहाड़े से कट जाएगा। ठीक है, ये चार बना है। और फिर दो के भी पहाड़े से कट जाएगा, एक के भी पहाड़े से कट जाएगा। तो ये इसके हमने क्या कहा, जिस संख्या के गुणनखंड दो या दो से अधिक हों। तो यहाँ पर तीन गुणनखंड हैं चार के, तो ये संख्या हमारी भाज्य संख्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे पहली कौन सी है, तो आप जवाब देंगे चार। सबसे छोटी संख्या नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। और उसके बाद कौन सी संख्या हम ले सकते हैं, जैसे देखिए चार के बाद छः है, इसे हम छः से काट सकते हैं, और दो से काट सकते हैं, और तीन से काट सकते हैं, एक से भी काट सकते हैं। तो इसके देखिए चार गुणनखंड हो गए। तो ये चार गुणनखंड हो गए, मतलब इससे चार संख्याओं से काट सकते हैं। जिस संख्या के गुणनखंड दो से अधिक होना चाहिए, दो से कम नहीं होना चाहिए, तो उस तीन गुणनखंड हों, दो से अधिक होना चाहिए, मतलब 3 या 10 हों, कितने भी हों, लेकिन दो से अधिक होना चाहिए, दो से कम नहीं होना चाहिए। तो वो हमारी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर ले लें 16, तो ये 16 के भी पहाड़े से कट जाएगा, चार के भी पहाड़े से कट जाएगा, दो के भी पहाड़े से कट जाएगा, और एक के पहाड़े से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर भी चार गुणनखंड हो गए 16 के। और भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम 64 ले लें यहाँ पे, तो इसके कितने गुणनखंड बनेंगे। 64 के गुणनखंड बनेंगे, देखिए ये किससे, दो से भी 64 से भी कटेगा, और ये 32 के पहाड़े से भी कटेगा, और चार के भी पहाड़े से कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा। ये बहुत से पहाड़ों से कट सकता है, इसके कितने भी गुणनखंड हैं। तो ये भी हमारी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपने समझा। तो हम ऐसे ही इनका उदाहरण ले लेते हैं भाज्य संख्याओं के लिए। जैसे चार हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, उसके बाद क्या है, 6 है, 8 है, 8 को भी हम कई गुणनखंड हैं 8 के। फिर उसके बाद आता है 10, 12 है। ऐसे हम कई संख्याएं ले सकते हैं। जैसे इसमें आगे अगर हम चलते चले जाएं तो 100 भी आ जाएगा, 60 भी आ जाएगा, 120 भी आ जाएगा। ऐसे ही हमारी ये भाज्य संख्याएं हो गई। फिर इसके बाद ये आपने समझा। अब इसके बाद आती सम संख्याएं। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं, सम संख्याएं उसे कहते हैं जो संख्या
दो से पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी दो से भाग देने पर पूरी तरह समाप्ति हो जाए, उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए सम संख्या, जैसे 2 का पहाड़ा ही लिख दो, जो 2 से कट जाती हैं संख्याएं। 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ऐसे ही हम पूरा पहाड़ा लिख सकते हैं। और भी इसमें बहुत सी संख्याएं आ जाएंगी, 100 भी आ जाएंगे, 70 भी आ जाएंगे, बहुत सी संख्याएं 100, 120, 200 भी आ जाएंगे आगे। तो ये हमारी सम संख्याएं जो 2 से कट सकती हैं, ठीक है। ये आपने समझा, सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं, यही हमारी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं, नहीं सम संख्याएं, सॉरी, सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ये आपने समझा। उसके बाद इसी का भाई आता है विषम संख्याएं, हम कहते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, इसी का उल्टा होगा। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह ना कटें, यानी जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, जिसे 2 से नहीं काट सकते। जैसे हो गया 3 हो गया, 3 तो 2 के पहाड़े में ही नहीं आता है, और 5 हो गया, और 7 हो गया, ये और किसी के पहाड़े में आ जाएंगे, लेकिन 2 से हम नहीं काट सकते। 1 भी हो गया, 1 तो कभी 2 के पहाड़े में नहीं आता है, और 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो ये जो 2 से पूरी तरह ना कटें, वही संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसमें आपने सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में भी सीख लिया। हाँ, तो अब हमारी संख्याएं आएंगी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, जिसके बारे में आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था। तो आइए देखते हैं, परिमेय संख्याएं हम उन्हें कहते हैं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या समझा हमने? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे देख, परिमेय संख्याएं जैसे 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। तो हमने ये तो जान लिया, डेफिनेशन तो जान लिया, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन जहाँ P तथा Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक आपको हमने अभी समझाया था, तो P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो सकता, 0 भी नहीं होना चाहिए Q की जगह पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1/2 देखा हमने, और भी हम कई संख्याएं ले सकते हैं यहाँ पर 1/3, और एक माइनस में ले भी सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक होने चाहिए ना, -1/8 और 8/3,
16, ऐसे कोई भी संख्याएं ले सकते हैं, कोई भी संख्याएं हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी p/q के रूप में है। देखिए सभी संख्याएं p/q के रूप में हैं, और जहाँ हमारा एक भी पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, तीन भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, -8 भी पूर्णांक है, 80, और ये यहाँ पर 80 नहीं होगा, ये गलत हो गया। यहाँ पर हम 1/8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए Q जहाँ 0 नहीं होना चाहिए, अभी हमने समझा था, तो Q हमारा p/q के रूप में, देखिए ये सभी संख्याएं लिखी हैं, लेकिन Q हमारा 0 भी नहीं है यहाँ पर कहीं पर, तो ये हमारी परिमेय संख्याओं की क्वालिटी होती है। तो इनकी क्वालिटी के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर दो संख्याएं ले लें, 1/2, तो ये संख्याएं, इनकी पहचान होती है, ये 0 दशमलव के बाद पूरी तरह कट जाती। तो ये आपने समझा 1/8, तो ये 0 के बाद एकदम समाप्त हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम इसे काटें तो 2 एकम 2 और 0 पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10, ये एक ही बार में कट गई ये संख्या। अगर इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आया तो 2 से भाग कर लीजिए 1 को, 1/2 एक ही बार में समाप्त हो जाएगी। भाग करके देख लीजिए, 0 पॉइंट करेंगे, भाग नहीं जाता तो 0 बढ़ाएंगे, अब ये 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10, यानी 0 के बाद एक ही बार में समाप्त हो गई। ये इसकी क्वालिटी है, पहली क्वालिटी है परिमेय संख्याओं की, यानी 0 पॉइंट दशमलव के बाद एक ही बार में समाप्त हो जाती है, शांत हो जाती है। और अगर वो शांत नहीं होंगी तो वो बारंबारता को दर्शाएंगी, दूसरी क्वालिटी है। जैसे हम यहाँ पर ले लें 1/3 ले लें हम, तो यहाँ पर इसे भी 3 से भाग करेंगे हम, देखिए बारंबारता को कैसे दर्शाती हैं। ये एक संख्या है तो यहाँ पर ले लेंगे, अब 0 पॉइंट लगाएंगे, भाग नहीं जाता तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 3 तियाँ 9 होता है, तो 9 होता है, तो यहाँ पर 10 से 9 जाएंगे, 1 बचेगा, फिर पॉइंट तो लगा ही है, तो दशमलव लगा है तो 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 तियाँ 9, और फिर 1 बचेगा, फिर 3 तियाँ 9, तो फिर 1 बचेगा, ऐसे ही ये चलती चली जाएंगी, 3 बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसे 3। ये परिमेय संख्याओं की दो क्वालिटी भी हैं, इनकी पहचान है। तो ये आपने परिमेय संख्याओं के बारे में सीख लिया। अगर वो या तो एक ही बार में शांत हो जाएंगी, 0 दशमलव के बाद कट जाएंगी। तो आपने यहाँ पर समझ लिया, दशमलव के बाद परिमेय संख्याएं समाप्त हो जाती हैं, और दूसरी क्वालिटी बारंबारता को जाती हैं। ठीक, अब आती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। मतलब कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसकी उल्टी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और इन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। को समझाया, वे संख्याएं जिसे बटखल में ना लिखा जा सके, बटे की शक्ल में ना लिखा जाए, वे संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएं। परिमेय संख्याओं की उल्टी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। और कौन कौन सी, जैसे देखिए यहाँ पर √2, √3, √7, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी अंडर रूट के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिख दी जाएं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्याएं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो सके, जिसके गुणनखंड 2 ही हों, जिसके गुणनखंड 2 होते हैं वही अभाज्य संख्या। अभी हमने आगे आपको समझाया था पीछे। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपने जान लिया। तो इन्हें
परिमेय संख्याओं में क्या होता था, p बटा, हम इन्हें लिख सकते थे, तो इन्हें क्यों नहीं लिख सकते? इन्हें भी लिखा जा सकता है, लिखा तो जा सकता है। तो ये भी 2 हमारा q हो गया, p हो गया, 1 हो गया, तो ये भी तो p बटा q के रूप में लिखिए। लेकिन क्या यह वहाँ पर परिमेय संख्याओं में हमारे p भी पूर्णांक होता था और q भी पूर्णांक होता था, लेकिन यहाँ एक तो पूर्णांक है, लेकिन 2√2 ये पूर्णांक नहीं है। वहाँ पर कोई भी पूर्णांक में हमने बताया था, कोई भी संख्या अंडर रूट में नहीं थी। माइनस प्लस दोनों संख्याएं थी, माइनस में भी थी, प्लस में भी थी, लेकिन कोई संख्या अंडर रूट में नहीं थी, इसलिए इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और इसीलिए अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आपने अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीख लिया। और अपरिमेय संख्याओं अंडर रूट के अंदर जितने भी अपरिमेय संख्याएं अभाज्य संख्याएं लिख दी जाएं, वो हमारी सभी अपरिमेय संख्याएं ही कहलाएंगी। तो जैसे क्या होती है, इनकी क्वालिटी ये होती है कि ये दशमलव के बाद कभी एक ही संख्या ना ही एक संख्या बार बार रिपीट होगी और ना ही दशमलव के बाद समाप्त होंगी, ये ख़त्म भी नहीं होंगी इन्हें भाग देने से। और इनका वो दशमलव के बाद एक एक नंबर, जैसे हम यहाँ पर पाई का मान देख लें, पाई भी हमारी अपरिमेय ही है, अपरिमेय संख्या ही। इसका मान क्या होता है, देखिए ये इसका मान रिपीट नहीं होता है, तो इसका मान 3.1415 ये चलता चला जाता है और नंबर को भी नहीं दोहराता है। बार आ रहा है 1419 आ गया, फिर नया नंबर। ये इस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं का ये आपने सीख लिया। अब हम सीखेंगे, तो अब आप बताइए, खेल समझ में आ गया है? और अब आप अपना एक कीमती कमेंट कीजिए कि जी सर, हमें ये संख्याओं का खेल बहुत सही से समझ में आ गया है। और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। बस आपसे यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे कोई फ़ीस तो नहीं मांग रहा और इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है।